हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 को के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो प्रश्नावली है हमारी 1.1, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बेस पर है। ठीक है, इन्हीं का यूज करके आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इन निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है 135 और 225 का हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, तो स्टूडेंट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या करती है कि दो पूर्णांक हम लेते हैं ए और बी, और उन नंबर के हेल्प से हम दो पूर्ण संख्या ऐसी ज्ञात कर सकते हैं क्यू और आर। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पर आर की वैल्यू कैसी होती है, जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, लेकिन बी से कैसी रहेगी, छोटी रहेगी। तो यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो एल्गोरिथम का प्रयोग क्या था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और जहां पर ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी होगी, और जो आर की वैल्यू है वो जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, लेकिन बी से कैसी रहेगी, छोटी रहेगी। और जहां पर क्यू और आर ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट पार्ट करना है इसका। तो ये हम सबसे पहले इन दोनों में ये देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। जोन सी भी बड़ी संख्या होगी हम उसको ए मान लेंगे। माना ए बराबर 225 और बी बराबर 135। ठीक है, अब हम 225 को 135 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर ये भाग क्या आएगी, तो 225 में जब 135 से भाग करेंगे तो ये भाग एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 135। और जब हम इसको माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया जीरो, अब 2 में से 3 नहीं जाएगा तो एक कैरी लिया, 12 हो गया, 12 में से 3 गए तो 9। तो हमारे पास जो शेषफल आया वो 90 आया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम 225 को लिख सकते हैं 135 गुणा 1 प्लस के 90। अब ये क्या है, शेषफल। ठीक, और ये शेषफल है, अभी ये जीरो नहीं हुआ। और एल्गोरिथम कब तक प्रयोग हम करेंगे, जब तक कि हमारा जो शेषफल है वो जीरो ना आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 135 को यहाँ पर लिख लेंगे, यानी अब 135 भाज्य का काम करेगा, और जो हमारा शेषफल था 90, ठीक है, अब वो हमारे पास भाजक का काम करेगा। अब जब इसमें हम इसके पहाड़े को पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ा जाएगा, तो ये 90 आ जाएगा। 90 जब आएगा तो ये आएगा आपका 45। ठीक है, तो अब हम 135 को लिख सकते हैं 135, नहीं, यहाँ पर 135 नहीं आएगा, ये आएगा 90 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, और प्लस में आ जाएगा ये 45। ठीक है, शेषफल जो है 45 है हमारे पास, ये अब भी जीरो नहीं है, यानी 45 जो है वो नहीं बराबर नहीं है किसके, जीरो के।
तो फिर से हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इस बार क्या करेंगे कि 90 को यहाँ पर लिख लेंगे। तो जो 45 शेषफल है वो किसका काम करेगा? भाजक का। और जो शेष यहाँ पर भाजक था, अब वो क्या बन जाएगा? भाज्य। तो ये 45 का टेबल 90 में पढ़ा जाएगा 2 बार। तो ये 90 आ जाएगा, यानी 0। तो अब हम 90 को लिख सकते हैं 45 गुणा 2 प्लस का 0। तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट शेषफल कितना आ गया है? 0। और यदि हमारा शेषफल कैसा आ जाए? 0 आ जाए, उस कंडीशन में भाजक ही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाजक कितना है हमारे पास? 45। तो यही क्या होगा? हमारा स्टूडेंट एचसीएफ होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 135 और 225 का एचसीएफ होगा 45। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमें दो पूर्णांक दिए गए हैं। एक है 196 और दूसरा है 38220। इस दोनों पूर्णांक जो हमें दिए गए हैं, जोन सा बड़ा पूर्णांक होगा हम उसको फिर से ए मान लेंगे, और जोन सा छोटा पूर्णांक होगा हम उसको बी मान लेंगे। यानी माना सेकंड पार्ट है ये, यानी ए बराबर हो जाएगा 38220 और बी बराबर हो जाएगा 196। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे कि 196 से 38220 को भाग करेंगे। 38220 को हम भाग करेंगे 196 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 382 में। जब हम 382 में 196 यानी 196 का पढ़ा पढ़ेंगे तो ये जाएगा एक बार, तो 196। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 6। यहाँ पर बचा 7। अब एक हासिल लिया 17, 17 में से 9 गए तो ये आ जाएगा 8। और ये आ जाएगा यहाँ पर 2, 2 में से एक गया तो हमारे पास 186। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 2 है, तो हमने 2 को यहाँ पर नोट कर लिया। फिर से हमने 196 को इसमें पढ़ा पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये 196 को यदि मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूँ तो इसके आसपास की ही संख्या हमको नज़र आ रही है। ठीक है, यानी लगभग लगभग इससे 98 के आसपास कम होगी ये। ठीक, लेकिन यह कितना है हमारे पास? 196। तो इससे पता चलता है कि हम यहाँ पर पढ़ा 9 बार पढ़ सकते हैं। अब 9 छंग 54, कैरी लगा 5। अब 9 81 और 5 86। अब 9 एकम 9, और इससे पहले जो हमारे पास कैरी लगा था वो 8। 9 और 8 17। और इसको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 8। अब ये बचेगा हमारे पास 15, क्योंकि यहाँ पर 5 एक कैरी का हो गया। 15, 15 में से 7 गए तो 9, और नेक्स्ट में हमने उतार लिया 0। ठीक है, अब ये कितना है? 196। और ये कितना है? अगर मैं इतने की बात करता हूँ 98, लगभग लगभग इसका आधा है। ठीक है, आधे के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे इसकी। तो 5 अट्ठे ओ सॉरी 5 छंग 30। ठीक है, और 5 नम 45 और 3 48, 80 लगे 4, 5 एकम 5 और 4 9। तो लगभग लगभग ये कंप्लीट डिवाइड हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया? कंप्लीट डिवाइड हो गया हमारा। और यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आया है? शेषफल 0 है। ठीक है, तो अब हम 38 को कैसे 38220 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 196 मल्टीप्लाइड 195 प्लस का 0।
तो यहाँ पर हमारा जो भाजक है 196, यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो कितना है, 867 और 255, इसको आप खुद से करोगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, है हमारे पास स्टूडेंट, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक के को होगा ये को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई भी पूर्णांक है। ठीक है। यानी कहा क्या गया, यदि हमारे पास कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मैंने धनात्मक विषम पूर्णांक नंबर ले लिया 7, ये धनात्मक भी है और विषम भी है और पूर्णांक भी है। ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ +1। ठीक है। मैंने कोई दूसरा नंबर ले लिया 8, तो इसको लिख सकता हूँ 6 × 1 प्लस का 2। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर नंबर लिया है 7, तो ये नंबर कैसा है, ये नंबर है धनात्मक विषम पूर्णांक। और ये नंबर कैसा है, धनात्मक संपूर्णांक। ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक को हम सिर्फ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। जबकि धनात्मक समपूर्णांक को किस रूप में लिखा जाएगा, 6q+2 या 6q+4 के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी हम धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं तो उसको 6q+1 के रूप में लिख सकते हो, या मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया 9, तो उसको लिखा जा सकता है 6 × 1 + 3। ठीक है। एक नंबर ले लिया 11, तो इसको लिखा जा सकता है 6 × 1 + का 5। एक मैंने नंबर ले लिया 13, तो 13 को लिखा जा सकता है 6 × 2 + का 1। यानी वापस फिर से वही आ गया। ठीक है। तो यही कहा है उन्होंने कि धनात्मक विषम पूर्णांक को 6+1 या 6+3 या 6+5 के रूप का होता है, जहां पर क्यों कोई पूर्णांक होता है। ठीक है। तो हमने क्या किया इसके हल के लिए, माना कोई बराबर ए। ठीक है। तो कोई भी नंबर है, अब वो किस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। ठीक है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि ये जो है 6q+r की फॉर्म का है। ठीक है। और यहाँ पर v का जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन है, 6 है, क्योंकि यूक्लिड प्रमेय ने क्या बताया था, a बराबर pq+r। अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 6, तो हम मान सकते हैं कि b तथा b बराबर 6। तो यूक्लिड, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कर लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी a बराबर bq+ का r। ठीक है। अब यहाँ पर r क्या है, r की जो वैल्यू थी वो 0 से बड़ी या उसके बराबर, लेकिन b से कैसी थी, छोटी थी।
और आर क्यू दोनों के दोनों पूर्ण संख्या हैं। दोनों की दोनों पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी है? 6। तो हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो a बराबर 6q प्लस आर। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 से बढ़िया 0 के बराबर आर, लेकिन 6 से छोटी। तो यहाँ पर एक बार नोट कीजिए, आर आर कैसी वैल्यू है? पूर्ण संख्या है। ठीक, अब उसकी बाउंड्री हमें दे दी गई, बता दिया गया है कि आर जो रहेगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 6 से कैसा रहेगा? वो छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमसे बताया गया है कि जो आर की वैल्यू है वो 6 से कैसी रहने वाली है? छोटी रहेगी। ठीक है, अब इस आर की वैल्यू को हम एक एक करके इस ए में रखते चले जाएंगे। तो ठीक है, जब आर बराबर 0 है, ठीक है, तो तब ए बराबर हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 6q प्लस 0। और यदि आर की वैल्यू 1 है, तब ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 6q प्लस 1। और यदि आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6q प्लस 2। और यदि आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 3। और आर बराबर 4 है, तो ये हो जाएगा 6q प्लस का 4। और यदि आर की वैल्यू हमारे पास 5 है, ए की वैल्यू हो जाएगी 6q प्लस 5। तो हमने क्या किया, सभी आर की वैल्यूज को ए बराबर 6q प्लस आर में वैल्यू को रख दिया है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इनमें कौन सी सम संख्या है और कौन सी विषम संख्या है। ठीक है, आप यहाँ से एक बात हमेशा नोट करना कि 6 कैसा नंबर है? सम। और सम संख्या की मल्टीप्लाई यदि आप पूर्ण संख्या से करेंगे, तो आंसर जो आपको मिलेगा वो हमेशा सम संख्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी सम संख्या 2 है। अब 2 की मल्टीप्लाई मैंने 1 के साथ की, तो आंसर 2 आया। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ की, तो आंसर 4 आया। ठीक है, ये कैसी संख्या थी? सम, सॉरी विषम पूर्णांक थी ये सम थी। ठीक, अब ये आंसर जो मिला वो तो हमें दोनों बार कैसा मिला है? सम मिला है। इतना तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 6q कैसा रहने वाला है? कैसा है? ये है सम संख्या। ये तो हो गया सम संख्या। ठीक, अब यदि आप किसी भी सम संख्या में विषम संख्या को ऐड करेंगे, आपको हमेशा विषम संख्या मिलेगी। ठीक, और यदि सम संख्या में आप सम संख्या को ही ऐड करेंगे, तो आंसर हमेशा आपका सम संख्या ही आएगा। जैसे आप देख सकते हो कि यदि मैंने 2 में 1 को ऐड किया तो 3 आया, ये भी विषम ये भी विषम। और 2 में मैंने 2 को ऐड किया तो 4 आया, ये भी सम ये भी सम और ये भी सम। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये तो सम है, और सम में जीरो कैसी संख्या है? सम को यानी जीरो को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो 6q, तो ये हो गया आपके पास संपूर्णांक। ये सम है, 1 विषम पूर्णांक है, और जब हमने इसमें ऐड किया तो ये कैसा पूर्णांक हो जाएगा? विषम पूर्णांक। ठीक है, अब ये कैसी संख्या है? सम, और सम में सम को हमने ऐड किया तो ये सम पूर्णांक हो जाएगा।
और ये भी, ये कैसा हो जाएगा, ये विषम है, ये विषम पूर्णांक, ये सम है तो ये सम पूर्णांक, और ये कैसा है, 5 विषम है तो ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक। तो हमारे पास सम कौन कौन से आया, एक तो फर्स्ट, और एक थर्ड, और एक फिफ्थ। ये कैसी हैं, सम है। और जबकि दूसरे नंबर पर, 4 नंबर पर और 6 नंबर पर ये कैसे हैं हमारे पास, विषम पूर्णांक हैं। ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया, यदि विषम पूर्णांक है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो हम वो बता सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। बिल्कुल इसी के जैसा है, सेम है बिल्कुल। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है। उन्होंने क्या कहा, यदि हमारे पास कोई भी संपूर्णांक है तो आप उसको 2q के रूप में लिख सकते हो, और कोई विषम पूर्णांक है तो 2q+1 के रूप में। मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी, मैंने एक संपूर्णांक लिया 5, तो आप 5 को कैसे लिख सकते हो, ये सॉरी विषम पूर्णांक है, इसको लिख सकते हैं हम 2 की गुणा 2 के साथ प्लस का 1। अब यहाँ पर 2 क्या है, q, तो इसको लिखा जा सकता है 2q प्लस का 1। तो इस फॉर्मेट में हो गया। और एक यदि मैं सम संख्या ले लेता हूँ तो 2 की गुणा 2 के साथ, तो ये कौन से फॉर्मेट में लिखा गया, 2q के फॉर्मेट में। यदि विषम संख्या होगी तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा, और सम संख्या होगी तो उसको इस तरीके से, चाहे वो कोई सी भी धनात्मक संपूर्णांक हो या धनात्मक विषम पूर्णांक हो। फिर से सेम उसी तरीके से हम इसको करेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर, हमने क्या मान लिया, a। ठीक है। अब ये जो है a बराबर जो है 2q+r के फॉर्मेट में है। ठीक। अब यहाँ पर जो 2 है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, 2q प्लस के r, सॉरी bq+r। तो यहाँ पर b का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2। तो मान सकते हैं तथा b बराबर 2। ठीक। फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कर लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से a बराबर bq+r। ठीक है। a की जो वैल्यू होती है वो b से बड़ी होती है, और r जो रहेगा वो 0 से बड़ा या 0 से छोटा, नहीं 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा रहेगा। r और q दोनों पूर्ण संख्या होंगी।
दोनों कैसी होंगी? आर तो पूर्ण संख्या होगी और क्यू क्या बता दिया गया है यहाँ पर, कोई भी पूर्णांक होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। तो बी को जब रखेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 2q प्लस का आर, और 0 से बड़ी या बराबर आर की वैल्यू होगी, और बी के प्लेस पे रख दिया हमने 2। ठीक है, अब आर को क्या बताया गया यहाँ पर कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए। तो आर की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी यहाँ पर, एक तो 0 और दूसरी 1। ठीक है, तो फिर से वही तरीका, हम आर की दोनों वैल्यूज को कहाँ रख देंगे, ए बराबर 2q प्लस आर में। तो जब ए बराबर हमारे पास, सॉरी आर बराबर हमारे पास 0 है, तब ये ए बराबर कितना हो जाएगा, 2q प्लस का 0, या हम इसको लिख सकते हैं सिर्फ 2q। और जब आर की वैल्यू हमारे पास 1 है, ए को हम लिख सकते हैं 2q प्लस 1। अब फिर से वही, यदि सम संख्या की मल्टीप्लाई किसी आप पूर्णांक या पूर्ण संख्या से करेंगे तो सम संख्या आएगी, और यदि किसी भी सम संख्या में हम विषम संख्या को ऐड करेंगे तो वो संख्या कैसी होगी, विषम संख्या। तो ये संख्या कैसी रहने वाली है, सम, और ये संख्या भी कैसी है, सम। अब हमने इसमें किसको ऐड कर दिया, एक तो ये तो बन गई विषम, इसमें कोई ऐड ही नहीं हुआ, तो ये संख्या रहेगी हमारी सम पूर्णांक। ठीक है, और ये कैसा पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक। ये कैसा पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि यदि कोई भी हमारे पास संपूर्णांक है तो उसको 2q के रूप में लिख सकते हैं, और विषम पूर्णांक है तो 2q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अतः किसी भी धनात्मक समपूर्णांक को 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल सेम ही उसके जैसा क्वेश्चन था। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी हमारे पास सदस्य कितने हो गए, 616, और बैंड वाले कितने होंगे, जो आर्मी बैंड है, 32। ठीक है, उन्होंने कहा कि कितने स्तंभ बन सकते हैं कि जिसमें बैंड वाले सबके सब में बराबर हों, और जो सदस्य हैं वो भी सब में कैसे हों, जितने भी स्तंभ में सबके सब में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मान लीजिए इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होने चाहिए, इसमें भी 3 होने चाहिए, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। और सदस्य जो हैं वो कितने होने चाहिए, अगर 20 हैं तो सब में 20-20 होने चाहिए। तो ऐसे आप कितने स्तंभ बना सकते हो, उसके लिए हम दोनों का क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें, उन्होंने बात की है अधिकतम की, तो जब भी अधिकतम की बात होगी तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का क्या फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट, एचसीएफ। तो इसमें जो बड़ी संख्या है तो उसको ए मान लेंगे, और जो छोटी संख्या है उसको बी मान लेंगे। ठीक है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या
संख्या कितनी हो जाएगी? एचसीएफ किसका? एचसीएफ 616 और 32 का। ठीक है, तो बड़ी संख्या को हम क्या मान लेंगे? ए, छोटी संख्याओं को बी। मान लिया हमने ए बराबर 616 और बी बराबर 32। फिर से यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से कितना हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। और जहां पर आर जो है वो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा रहेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या पड़ेगा? इस 616 को 32 से हम भाग करेंगे। ठीक है, तो 616 को जब यदि हम 32 से भाग करेंगे तो यह आएगा आपका 616। तो इसमें एक बार पढ़ा जाएगा ये कि 32 दूनी 64 होते हैं, तो 32 जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट 29। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं तो ये पढ़ा जाएगा 9 बार। 9 दूनी 18, 80 लगा एक, अब 9 या 27 और एक 28। यदि हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो 616 को हम लिख सकते हैं यानी 32 गुणा 19 प्लस का 8। ठीक है, यदि हमारे यहाँ से हमारे पास शेषफल कितना आया? 8, और जो कि 0 नहीं है यानी 0 के बराबर नहीं है, तो हमें फिर से एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो इस बार जो शेषफल है ये भाजक का काम करेगा, और यहाँ से जो भाजक है ये हो बन जाएगा आपका भाज्य। अब इसको भाग करेंगे कितनी बार? 4 बार। 8 चौक 32। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अब हम 32 को कैसे लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो शेषफल है वो आ गया 0। ठीक है, अब भाजक कितना है यहाँ से? 8। तो यही क्या हो गया हमारे पास? इसका एचसीएफ। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी बन सकती है? 8। यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 8, यानी 8 स्तंभ हम बना सकते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से 8 स्तंभ बना सकते हैं। अब यदि हमें ये पता करना हो कि एक स्तंभ में कितने बैंड वाले रहेंगे और कितने सदस्य रहेंगे, तो सदस्य थे स्टूडेंट हमारे पास 616 और बैंड वाले थे 32। अब इन दोनों को 8 से आप भाग कर दीजिए, तो 8 सत्ते 56, बचेगा कितना? 5, फिर से 56, तो ये हो जाएगा 7। अब ये 4, यानी एक पंक्ति एक स्तंभ में 4 तो बैंड वाले रहेंगे और 77 सदस्य रहेंगे। ठीक है, और टोटल स्तंभ कितने हो जाएंगे? 8 स्तंभ हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के और एक एग्जाम्पल किया है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आने वाले जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, हम उनको कंप्लीट करेंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे।